नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की ये घटना जो मैं आज आपको बताऊंगा वो भी हालिया है। हालिया का मतलब बहुत हाल की है। आज ही उसके बारे में यहाँ उत्तर भारत में अखबारों में ये खबर आई है। बात दरअसल यूं थी कि 10 मार्च 2022 को जनपद गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में जंगल अगही गांव है। वहां पर गांव के थोड़ा बाहर एक कुटीर बनी हुई है जिसमें बाबा हंसराज जो साधु हैं वो कुटिया के बाहर सोए हुए थे। कुटिया के भीतर बंगाल से आए हुए दूसरे पुरोहित या दूसरे साधु सोए थे। बाबा हंसराज जमीन पर बिस्तर लगा के सोया करते थे। सवेरे जब भीतर जो गेस्ट उनके आए थे हंसराज के, बंगाली बाबा जिसको वो कहते हैं, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बाबा हंसराज की खून से लथपथ लाश देखी। शोर मचाया, गांव इकट्ठा हुआ। 112 नंबर को खबर गई। पीपीगंज थाने से फोर्स आई। कोई सेकंड अफसर आए होंगे सूचना वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही पता लगा कि एक साधु की हत्या हुई है। आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर में साधु की हत्या कितना गंभीर सुनने में लगता है। गोरखपुर का इसलिए कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से ही हैं और वो भी साधु हैं, साधु वेश में हैं, साधु भी हैं, एक मठ के पीठाधीश्वर हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर पीपीगंज को लगा कि ये जघन्य हत्या हुई है, वो भी एक साधु की, नोन साधु की, जिसका गांव में और गांव के बाहर भी जिसका बड़ा सम्मान है। भाग के एसएसपी आए, आईजी आए और यहाँ तक एडीजी गोरखपुर श्री अखिल कुमार भी मौके पर आए। जब सबसे सीनियर अधिकारी आ गया तो बाकी यूनिट्स को तुरंत वहां पहुंचने के लिए आदेश हुए। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक यूनिट, जो फोटोग्राफी की यूनिट होती है वो, क्राइम ब्रांच, इन सबको वहां आने के निर्देश हुए। पहले डॉग स्क्वाड से ट्रैक करने की कोशिश की गई लेकिन कोई हल नहीं निकला। मौके की फोटोग्राफ्स ली गईं। एक फुटप्रिंट जो ब्लड बहने के बाद उस पर रखे गए थे, वो फुटप्रिंट, इसके सिवा और कुछ भी वहां फॉरेंसिक वालों को भी नहीं मिला। प्राइमा फेसी पुलिस को यह लगा कि ये किसी जमीन जायदाद से संबंधित होगा। उनके बेटे की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिख दिया गया। गांव में भी किसी ने कोई रंजिश या किसी तरह की ऐसी बात नहीं बताई और ये बताया कि ये हमेशा जाड़ा गर्मी बरसात में भी बहुत ज़्यादा पानी अगर न बरस रहा हो तो ये बाहर ही सोते हैं। जिसकी रंजिश होगी वो कभी अपने घर के बाहर बरामदे में नहीं सोएगा। हंसराज पिछले 2 साल से इसी गांव सहजुआ टोले के बाहर एक कुटिया बनी हुई है, उसी में रहा करते थे। मृत पुजारी की 4 बेटियां और 1 बेटा है। पुलिस ने जब वहां खंगालना शुरू किया तो ये पता लगा कि इसकी 4 बेटियां और 1 बेटा है। तमामी पूछताछ के बाद जब पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, किसी तरह की रंजिश की बात नहीं बताई गई, जमीन का कोई झगड़ा नहीं बताया गया, कोई मुकदमेबाजी की बात नहीं बताई गई, तो पुलिस ने अपने ट्रेडिशनल तीनों जो कारण होते हैं हत्या के पीछे, मोटिव ऑफ द मर्डर, वही 3
जर, जोरू और जमीन, इनको लेकर अपनी तफ्तीश शुरू की। पैसे के लेन देन का लोगों ने बताया कि वो बैंक में खाता जरूर है, लेकिन पैसा वो घर पे ही रखते थे। पैसे को लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर, किसी से लेन देन को लेकर किसी प्रकार की किसी झगड़े की कोई सूचना न परिवार वाले दे सके, न आसपास वाले दे सके। जमीन के बारे में भी सारी जानकारी कर ली गई। थोड़ी सी जमीन साधु के पास थी, जिस पे वो खेती किसानी का काम उसके बच्चे करते थे, पत्नी और बच्चे। इसके सिवा और न कोई जमीन थी और न जमीन से संबंधित कोई रंजिश थी। पुलिस को ये लगा कि लड़कियां इनकी बड़ी हो गई हैं। ऐसा भी हो सकता है इन लड़कियों से किसी के संबंध के चक्कर में पिता की हत्या हुई हो, यानी साधु की हत्या हुई हो। पुलिस ने गांव में उनके, जहां वो पढ़ी हैं उस स्कूल कॉलेज में, सभी बच्चियों, जो खासकर बड़ी बच्चियां थीं, उनके आम शोहरत के बारे में पता किया। 2-3 दिन लगे, लेकिन सभी बच्चियों की आम शोहरत अच्छी पाई गई। फिर ये पता करने की कोशिश की पुलिस ने कि ऐसा तो नहीं है कि साधु का ही किसी से कोई चक्कर रहा हो, कोई संबंध रहा हो, कोई अनैतिक संबंध रहा हो, जिसके कारण इनकी हत्या हो गई है। क्योंकि ये सामान्य कारण हैं जो पुलिस को अक्सर हत्या के मामलों में देखने को मिलते हैं। इसलिए पुलिस शक हर किसी पर करना भी चाहिए। किसी भी प्रोफेशनल पुलिस अफसर को हर किसी पे शक करना चाहिए। पुलिस ने साधु के, यानी हंसराज बाबा के बारे में भी पता किया, लेकिन गांव से, परिवार से और आसपास के गांव में भी सभी लोगों ने आम शोहरत उनकी अच्छी बताई और किसी तरह से, किसी प्रकार के, किसी महिला से कोई अनैतिक संबंध की बात जरा सा भी सुनने को भी नहीं आई। घर वालों ने बातचीत के दरमियान एक बात बताई कि 1 हफ्ते पहले बाबा कुछ परेशान थे। गांव का कोई आदमी उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने बताया कि उनके नाम पर किसी ने फर्जी कागज लगाकर लोन ले लिया है। वो इस बात से डर रहे थे कि कल को इस लोन की रिकवरी बैंक मुझसे करेगी, मुझे बंद भी कर सकते हैं। इस तरह की तमाम परेशानियों से वो थोड़ा परेशान थे। गांव के किसी व्यक्ति से जिक्र किया था। जिसने ये बात बताई उसने ये भी बताया कि किस व्यक्ति से उन्होंने ऐसा जिक्र किया था। पुलिस ने उनको भी बुलाया और उनसे भी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि हाँ, हम गए थे, दिन में हम लोग खाली बैठे थे, बाबा को परेशान देखा। मैंने पूछा, बाबा क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बैंक से कोई कर्मचारी आया था, उसने पूछा कि बाबा ना आपने लोन लिया है। मैंने कहा, साफ मना कर दिया कि मैंने कभी जीवन में कोई लोन लिया ही नहीं। बस इतनी सी बात पूछ के वो चला गया था। मैंने पूछा भी क्या बात है? उन्होंने कहा, पहले मैं एक बार और चेक कर लूं, तब फिर आपको बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके नाम से किसी ने लोन लिया है। आप भी घर में इस बात का पता कर लीजिएगा। उसी दिन उन्होंने घर पे भी सबसे पूछताछ की थी, पत्नी से, बच्चों से। किसी को लोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी एक बात और पता लगी कि पहले साधु बाबा हंसराज मखनहर की काली मंदिर में पुजारी थे, पूजा कराते थे और काफी लंबे समय तक वो मखनहर की काली नदी में पुजारी के तौर पर तैनात थे। लगभग 2 साल पहले ठीक इसी तरह वो मंदिर के बाहर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे थे। रात में किसी ने चाकुओं से उनको गोदने की कोशिश की। रात का वक्त था, शायद चाकू सही जगह पर लगा नहीं। बाबा उठकर भागे, हल्ला किया, बाकी लोग आए और जो लोग मारने आए थे वो भाग गए। बाबा ने स्वयं इसकी FIR थाने पर कराई थी, अज्ञात लोगों के खिलाफ। पुलिस ने उस केस का पता किया तो यही पता लगा
कि पुलिस अपनी जगह से हिली तक नहीं। गांव वालों ने और घर वालों ने बताया कि किसी पुलिस वाले ने कोई पूछताछ हम लोगों से आज तक नहीं की। और पुलिस ने ये बताया कि 7 महीने बाद इस केस को फाइनल रिपोर्ट लगाकर बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि ये बाबा का ही कोई ड्रामा है। ये बड़ी सामान्य सी बात है। एफआईआर लगाते समय आईओ कुछ न कुछ कारण जरूर लिखता है। झूठी शिकायत है, झूठी शिकायत करने का आदी है प्रार्थी, प्रार्थी सिक्योरिटी लेना चाहता है, इसलिए इस तरह का ड्रामा किया गया है। बहरहाल इसी तरह की कोई बात लिखकर एफआईआर लगा दी गई। पुलिस भी हैरान थी, सीनियर अफसर भी हैरान थे। बहरहाल सीनियर अफसर्स के लेवल पर इस मुकदमे की जो 2 साल पहले लिखा गया था 307 आईपीसी में हत्या के प्रयास का मुकदमा, उसकी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। लोन वाली बात को वेरीफाई करने के लिए पुलिस पास के बैंक में गई और उन्होंने बताया कि इस नाम से, क्योंकि घर से उसका आधार और उसका वोटर आईडी पुलिस ले आई थी, वो दिखाकर बताया कि ज़रा सिस्टम में चेक कर लें कि क्या बाबा पे कोई लोन है। किसी ने इस तरह की बात बताई है कि उनके नाम पर किसी ने फर्जी तरीके से लोन ले लिया है। मैनेजर ने इतने पुलिस वालों को देखा, सिस्टम में नाम डाल के चेक करना शुरू किया। मैनेजर ने बताया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एक दूसरे बैंक से 3 लाख का लोन करीबन 3 साल पहले इनके नाम पर चढ़ा हुआ है। जबकि सच बात यह थी कि पूरे घर ने साफ मना किया था कि बाबा के नाम पर कोई लोन नहीं लिया, ही नहीं है कभी, तो नाम पर लोन लेने की कोई बात ही नहीं है। अकाउंट नंबर पूछने पर लोगों ने पासबुक ही पुलिस को दे दी। बताया कि जिस जमाने में फ्री में अकाउंट खोले जा रहे थे, उसी समय का खुलवाया हुआ ये अकाउंट है। बहुत थोड़े पैसे हैं उसमें। जो भी बाबा को इधर अपने व्यवसाय से जो पूजा पाठ कराते थे और जो भक्तों की दान दक्षिणा से उनको मिलता था, वो घर पे ही रखते थे। इतनी रकम भी शायद नहीं होती होगी कि उन्हें रोज बैंक में जमा कराने के लिए जाना पड़े। पुलिस ने बैंक मैनेजर से, उस बैंक के मैनेजर से जिस बैंक से लोन लेना सिस्टम पर दर्शाया गया था, वहां उनसे पूछा कि आप किस आईडी पर यह लोन लिया गया है। हमें उस आईडी का पता चाहिए ताकि हम ये पता कर सकें कि किस व्यक्ति ने इनके नाम पर लोन लिया है। जो आईडी उनको मिली वो एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी था, जिस पर नाम पता तो पूरा बाबा हंसराज का था, लेकिन फोटो किसी और की लगी हुई थी। वो फोटो हंसराज की नहीं थी। घर वालों ने भी पहचाना, गांव वालों ने भी पहचाना कि साहब ये फोटो हंसराज की नहीं है, लेकिन बाकी डिटेल्स उसमें जैसे फादर्स नेम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, ब्लड ग्रुप लिखा होता है, इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं। तो लोगों ने बताया कि बाकी की सूचनाएं सही हैं, पर फोटो ये उनकी नहीं है। पुलिस ने उस फोटो वाले व्यक्ति की तलाश शुरू की। पता लगा बगल के गांव का रहने वाला विशंभर है, जो पेशे से ड्राइवर है और वर्तमान में उसी गांव यानी सहजुआ टोले के रहने वाले संतोष कुमार यादव की गाड़ी चलाता है। पुलिस फौरन विशंभर को उठा लाई। पहले शुरू में विशंभर ना नुकर करता रहा। पुलिस ने थोड़ी आवभगत की, खातिरदारी की, तो उसने बताया कि साहब 2-3 साल पहले हमारे मालिक यानी संतोष कुमार यादव मुझे लेकर बैंक गए थे। बैंक मैनेजर से उन्होंने क्या बात की ये मुझे नहीं पता। लोन के सिलसिले में बात थी या कोई और बात थी, ये भी मुझे नहीं पता। जब उसने ये बताया कि वो बैंक संतोष लेके गए थे, तो संतोष की तलाश शुरू हुई। संतोष भी 2-3 दिन बाद मिल गए
उठ के थाने पर आ गए। पूछताछ होने पर इस तरह का आदमी बिल्कुल साफ मना कर देता है कि साहब मेरे किसी पट्टीदार की साजिश होगी, ये मेरे दुश्मनों की साजिश है साहब, मुझसे क्या मतलब किसी के लोन से। ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है, मैंने इसकी तनख्वाह 2 महीने से नहीं दी है। इस तरह के बहाने। खैर पुलिस ने उनकी भी आवभगत की और जब अच्छी वाली आवभगत हो गई फिर उन्होंने पूरी बात बताई। संतोष ने बताया कि बैंक का फील्ड अफसर उनका दोस्त था, उससे बराबर का उठना बैठना था। धीरे धीरे करके मैंने लोन की प्रोसेस उनसे समझी। कभी न तो एक साथ पूछा उनसे, न कभी बताया कि मुझे किस तरह का लोन लेना है, कि बस यूं ही जब भी बात होती थी वो किसी न किसी के यहाँ जाते थे लोन के सिलसिले में, या कोई न कोई उनसे टकराता था, साथ में मैं होता था तो मैं पूछ लेता था कि अच्छा अच्छा कागज़ तो दे रहा है, फिर क्या दिक्कत है, तो वो उसकी टेक्निकल डिटेल बताते थे। आदमी इतना चालाक है कि उसको लगता है कि फील्ड अफसर से अगर दोस्ती है और दिन में 2 कप चाय हमारी पी रहा है तो जब तक इससे कोई फायदा ना हो इसके साथ बैठना बेकार है। संतोष यादव ने आगे बताया कि जब पूरी प्रोसेस हमने जान ली तो मैंने एक दिन उनसे जिक्र किया कि मेरे ड्राइवर को कुछ लोन की ज़रूरत है, किस तरह का लोन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आप जो सबसे अच्छी तरीके से, आराम से, सरल तरीके से मिल सकता है वो कृषि लोन है। एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के खरीदने के लिए एग्रीकल्चर लोन लिया जाता है। उन्होंने कहा बस 2 चीज़ें ले आना, एक तो ड्राइवर को खुद ले आना, उसका आधार ले आना और उसके ज़मीन के यानी खेत के कागज़, खतौनी जिसे कहते हैं, खतौनी ले आना। हम वेरीफाई कर लेंगे और तुम्हारे ड्राइवर को लोन दिलवा देंगे। संतोष ने कहा कि मेरे पास पहले से ही इसके आधार कार्ड का फोटोकॉपी था बाबा के, राशन की दुकान से जहां राशन कार्ड बनते हैं उसकी एप्लीकेशन फॉर्म में, या कभी कभी वैसे ही जब इनको अब चूँकि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन हो गया है, तो वहाँ से उनको कहीं से कुछ लोगों की आधार की फ़ोटोकॉपी मिल गई थी जिसमें बाबा की भी थी। वो उसको फ़ोटोशॉप करा के, बाकी डिटेल्स बाबा की ही थी लेकिन फ़ोटो अपने ड्राइवर की लगा दी, फिर फ़ोटोकॉपी निकलवा ली और तहसील जाकर जो राजस्व भू अभिलेखों की प्रतियां 15 रुपए में मिलती हैं उससे उसने बाबा के खेतों की जो भी छोटी बहुत थोड़ी मोड़ी जमीन थी उसकी खतौनी निकलवा ली। एक दिन विशंभर को आधार की फोटोकॉपी को और खतौनी की कॉपी को लेकर वो फिर फील्ड अफसर के पास गया। फील्ड अफसर ने कहा कि ओरिजिनल इसकी कहाँ है। संतोष ने कहा कि अब ये ड्राइवर आदमी है, इसने कहीं कागजों में ढूंढा तो कहीं रख दिया है, इसी के पास है, अभी ये जाकर फिर ढूंढेगा, 2-4 दिन में अगर मिलता है तो मैं दिखा दूंगा। बहरहाल फील्ड अफसर ने इतना किया कि जो फोटो लगी थी उसमें, उससे उस आदमी की शक्ल को देख के मिलान किया। हालांकि आधार पे लगने वाली फ़ोटो आप अपनी ही आधार पर अपनी ही फ़ोटो देख के बहुत कम ऐसा होगा कि आप अच्छी तरह से पहचान लें। आपके घर वाले भी नहीं पहचान सकते। पता नहीं क्या उस सॉफ्टवेयर में है कि आधार की फ़ोटो से किसी को पहचान पाना बहुत मुश्किल है और इसी का फ़ायदा बहुत ढेर सारे फ्रॉडस्टर्स उठा रहे हैं। फ़ोटो क्लियर नहीं होती, उससे मिलती जुलती कोई फ़ोटो आप लगा दीजिए और अगर देखने वाला बहुत अलर्ट है तब तो वो देख पाएगा, अदरवाइज़ किसी काउंटर पे अगर ज़रूरत है, टिकट के काउंटर पे या किसी दूसरे काउंटर पे, तो किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि सामने वाले से आधार पर लगी हुई फ़ोटो का मिलान करे। बहरहाल कागज़ ज़मीन के देखे फील्ड अफसर ने, आधार की वो फ़ोटोकॉपी ली,
उसकी फ़ोटो से और विशंभर की शक्ल से मिलान किया और विशंभर को, संतोष को लेकर वो बैंक मैनेजर के पास गया। बैंक मैनेजर ने भी एक आध दो सवाल उससे किए होंगे। सवालों का जवाब संतोष यादव ने ही दिया। सवालों का जवाब कतई विशंभर ने नहीं दिया। थोड़ी देर के प्रोसेस के बाद उनका लोन सैंक्शन हो गया। 3 लाख का लोन, जितनी जमीन थी या जमीन के जितने कागज थे उस पर मैक्सिमम 3 लाख का लोन सैंक्शन किया जा सकता था, या फिर शायद ये लिमिट ही 3 लाख की होगी जो पूरी की पूरी सैंक्शन हो गई। और इसमें से कालांतर में संतोष ने 2,05,000 निकाल भी लिए, क्योंकि लोन के फॉर्म पर आप जो मोबाइल नंबर लिखते हैं, वो जो कम्युनिकेशन होता है बैंक से, पैसा आने का, पैसा जाने का, निकालने का, एटीएम से निकालने का, वो सारे कम्युनिकेशन आपके उसी मोबाइल पर मिलेंगे। अपना मोबाइल नंबर दिया, पैसा 2,05,000 निकाल लिया। जब धीरे धीरे 2-2.5 साल हो गए तो एक दिन फील्ड अफसर ने कहा कि भाई मैंने चेक किया है, अभी तुमने एक भी किस्त लोन की नहीं जमा की है। और बैंक मैनेजर बहुत नाराज हो रहे थे कि अब इनको ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता। आपने लोन दिलाया है, आप इनसे कहिए कि ये किस्तें जमा करें, वरना हम इसकी रिकवरी सर्टिफिकेट यानी इसकी रिकवरी के लिए आरसी का कागज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ भेज देंगे, और फिर जिस ज़मीन का कागज़ लगा हुआ है उस ज़मीन की नीलामी होगी और वो पैसा जो नीलामी में मिलेगा वो बैंक में जमा होगा। संतोष ने फिर उसको हफ्ते 10 दिन का समय देने के लिए कहा। फील्ड अफसर ने मना किया कि हम 3 दिन से अधिक का समय नहीं दे सकते हैं। संतोष को लगा कि अब दबाव ज़्यादा पड़ रहा है, हो सकता है बात भी मेरी खुल जाए। उसने बताया कि मेरे दिमाग में पहले से भी था, मुझे पता था कि हंसराज के नाम पर यह लोन है। जिस दिन हंसराज मारा जाएगा या मर जाएगा उस दिन ये लोन माफ हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये लोन मैंने दिलाया है और ड्राइवर के नाम पे दिलाया है, लिहाजा फील्ड अफसर को इस बात की पूरी जानकारी है। इसीलिए वो फील्ड अफसर से नज़दीकी लगातार बनाए हुए था। उसके दिमाग में आया कि अगर हंसराज को मार देंगे फिर आके हम फील्ड अफसर से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब एक बार सिस्टम में चेक कर लीजिए कि लोन आपने किसके नाम दिया है। नेचुरली वो वही बताएगा कि हंसराज के नाम पर है। फिर मैं कहूँगा इसकी मृत्यु हो गई है, इस लोन को माफ़ करा दीजिए, जो कुछ भी उनका कमीशन या कट होगा मैं उनको दे दूंगा। इतने दिनों से साथ रहते रहते ये अंदाज़ा था कि ये कितना पैसा इसका मांगेंगे। ये बातें दिमाग में रख कर उस दिन रात में 12 बजे एक चापड़ लेकर, हंसिया नुमा जो सब्जी काटने या जो हरा चारा काटने के काम आता है, उसको लेकर गया। हमेशा की तरह हंसराज बाहर सो रहे थे, गर्दन पे 2-3 वार किए, बोलने तक का मौका उनको नहीं मिला और उनका वहीं पर देहांत हो गया। ये सारी मेहनत पुलिस ने जो ट्रैक की, मनोज अवस्थी, मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि मनोज अवस्थी एसपी नॉर्थ हैं गोरखपुर में, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मेरे साथ एसटीएफ में रहे हैं। अगर लोन के बारे में, विशंभर के बारे में, संतोष के बारे में इतनी गहराई से पता करने की कोशिश न होती तो वही होता जो 2 साल पहले चाकुओं से गोदने पर भी किसी की न गिरफ्तारी हुई, न कोई जांच हुई, बल्कि फाइनल रिपोर्ट अलग से लगा दी गई उन्हीं के लिए। मनोज ने यह भी बताया कि अब हम लोगों को ये शक है कि शायद उस समय तक ये लोन करा चुका था, कि शायद इसी ने उस समय भी ये प्रयास किया हो कि जल्दी से इस आदमी को हम मार देंगे तो हमारा लोन माफ़ हो जाएगा, पैसा सब हमारा हो जाएगा। पुलिस ने थोड़ा ही मेहनत की होती
थोड़ा इधर उधर टहली घूमी होती, जानने की कोशिश की होती, तो जरूर इसका पता लग जाता। एसपी नॉर्थ ने 30 मार्च को, यानी कल 30 मार्च 22 को गोरखपुर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साधु की इस हत्या का खुलासा किया। घटना के लगभग 20 दिन बाद आज के अखबारों में, यानी 1 तारीख, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल के अखबारों में आया है, सारे अखबारों में आया है कि किस तरह से पुलिस ने इसका खुलासा किया है। यहाँ आया है और 31 तारीख के अखबारों में गोरखपुर और उसके एडिशन में आया है। आज की घटना, तमाम डिजिटलाइजेशन के बाद भी ये फ्रॉड करने वाले कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। गांव में या गांव में कृषि या उससे रिलेटेड जो लोन है वो आधार और ज़मीन के कागज़ पर निकल आता है। ज़मीन के कागज़ हालांकि वो भी फर्ज किए जा सकते हैं, नकली बनाए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सेवा ऑनलाइन है, जब भी बैंक चाहेगा ऑनलाइन उस रकबा नंबर, गाटा नंबर को देखकर और भू अभिलेखों का सत्यापन कर सकता है। करने को तो आधार का भी किया जा सकता है, लेकिन जब आधार में सब कुछ अगर किया भी होगा उन्होंने तो नाम वही आएगा। फोटो पर हमेशा लोगों को संदेह रहता है कि हो सकता है बाबा की दाढ़ी बढ़ाने से पहले की फोटो हो, लेकिन इन लोगों ने तरीका निकाला कि बाबा को पता तक नहीं और उसके नाम से 3 लाख का लोन ले लिया। शहरों में किसी भी तरह के लोन के लिए पैन मैंडेटरी कर दिया गया है। जब तक आप अपना पैन नहीं लगाएंगे, फोटोकॉपी नहीं लगाएंगे, पैन कार्ड नंबर नहीं लिखेंगे, किसी तरह का लोन आप नहीं निकाल सकते। हाइट तो यहाँ तक है कि अगर आप बच्चों के नाम पर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, सपोज करिए इंटर के बाद लड़का तैयारी करना चाहता है, पीएमटी की, आईआईटी की, किसी और की तैयारी करना चाहता है, तो आप पहले उसका पैन कार्ड बनवाइए, पैन नंबर हासिल करिए, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करिए। पैन कार्ड के साथ दिक्कत यह है कि हर ट्रांजैक्शन में 40,000 से ऊपर या 50,000 से ऊपर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो पैन कार्ड आपको डालना होगा। कोई रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, पैन कार्ड आपको डालना होगा। कोई हैवी ट्रांजैक्शन बैंक में करते हैं, पैन कार्ड आपको डालना होगा। यानी सिस्टम में बहुत जगह आपका पैन कार्ड मौजूद है। फ्रॉडस्टर्स कहां से सेंध लगाकर कहां से आपका पैन कार्ड हासिल कर लें, इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अगर किसी ने फर्जी आईडी लगाकर आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके कोई लोन अपने नाम निकलवा लिया या कोई लोन निकलवा लिया तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि लोन के उस फॉर्म पे जो टेलीफोन नंबर दिया होगा, जो मेल आईडी दी होगी, सूचना उसी पर आती है। वैसे तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे सेवा काल में ऐसे बहुत से प्रकरण मेरे भी समक्ष आए हैं जिनमें साइबर बैंकिंग फ्रॉड शीर्षक पर एफआईआर कराई गई है। बेसिकली ये बैंक से किया गया फ्रॉड है, साइबर क्रिमिनल्स ने किया है। मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि वर्तमान में तमाम साइट्स और तमाम ऐप्स उपलब्ध हैं जिसके सहारे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या आपके नाम पर कोई लोन है या नहीं है। आपने जो लोन लिया है उसकी आपको जानकारी है, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अलावा भी कोई लोन आपने लिया हो और आप बाद में परेशानी में पड़ जाएं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, सिबिल कहते हैं, CIBIL, ये एक पेड साइट है
आप इसमें लॉगिन करें, अपना पैन नंबर डालें और आपकी अगर वोटर आईडी है, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कुछ भी है उसको डाल दें, तो वो थोड़े से पैसे आपको चार्ज करेंगे और आपके पैन नंबर पर कितने लोन सैंक्शन हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। बैंक भी इन्हीं लोगों से मदद लेती है, बदले में ये बैंक का डाटा अपने पास रखते हैं। आप जरूर इसकी जानकारी कर लें, खासकर ऐसे लोग जो बहुत दिनों से विदेश में हैं, उनके ज़मीन के कागजात, खाता नंबर और पैन कार्ड नंबर कहीं न कहीं बैंकों में मौजूद हैं। वो ज़रूर देख लें कि ऐसा न हो उनके नाम पर या उनके पैन के अगेंस्ट पैसा लोन पर निकाला गया हो। दूसरा है CRIF, क्रिफ स्कोर। इस पे भी लॉगिन आप करेंगे तो थोड़ा सा पैसा चार्ज करके आपको सारी डिटेल, क्योंकि अब इस कदर मैंडेटरी हो गया है पैन कार्ड कि आपको थोड़े से ट्रांजैक्शन के लिए भी पैन कार्ड देना ही होगा और वो इंटरलिंक्ड होता है आपके आईडी से। जो भी आईडी आपने दी है उससे इंटरलिंक्ड किया जाता है, खासकर आधार से ज़रूर होता है। ऐसे में अगर आपके नाम से कोई लोन है वो पूरी लिस्ट आपको निकाल देंगे। तीसरा और ऐप है पॉलिसी बाजार, साइट है बल्कि policybazaar.com। ये फ्री साइट है, आप इसमें भी लॉगिन करके अपने बारे में, आपने कहीं से कितना, कहाँ से कितना लोन लिया है, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आप इससे भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम ऐप हैं, तमाम पेड साइट्स हैं जिसमें आप लॉगिन करके अपने पैन कार्ड को डाल के, अपने आईडी नंबर्स को डाल के, जो भी आपके पास हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। बल्कि आप ये चाहें कि आपको पता है कि आपने फलाना लोन लिया है, आप यही चेक कर लीजिए कि क्या इस साइट पर, या सिबिल स्कोर जो CIBIL स्कोर है, या सिबिल जो ऐप है या साइट है, इस पर जाकर आप चेक कर लें कि इस लोन को आपके पैन के अगेंस्ट कब से दर्शाया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर पहले से सतर्क हो जाएंगे, आपको पहले से पता लग जाएगा कि आपके अकाउंट, आपके नाम के अगेंस्ट या आपकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट या आपके पैन के अगेंस्ट किसी ने कोई लोन कराया है, तो समय रहते आप उसकी कार्रवाई करा सकते हैं। क्योंकि बैंक आपको वो मोबाइल नंबर भी देगा जहां ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स जा रही हैं, बैंक आपको वो ईमेल आईडी भी देगा जिस पर वो ट्रांजैक्शन की डिटेल भेज रहे हैं। बैंक वो मोबाइल नंबर और आईडी मिलने के बाद आदमी की पहचान होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो आज है तो वो मामूली हत्या, लेकिन फ्रॉड करने का ये तरीका, चूना लगाने का ये तरीका जो इस्तेमाल किया गया इस सुदूर गांव में फ्रॉडस्टर्स ने, ये अपेक्षाकृत नया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के इस तरह के बैंक फ्रॉड्स पहले बहुत होते रहे हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत नया है कि आदमी को पता नहीं, आईडी उसकी लग गई, पैन उसका इस्तेमाल हुआ और किसी ने, अगर बैंक वाला तो खाता चेक कर लेता है कि भाई आपके खाते में ऑलरेडी 60 लाख रुपए हैं या 70 लाख रुपए हैं और आप 20 लाख लोन मांग रहे हैं, तो वो सैंक्शन कर देगा। और अगला आदमी जिसने कराया है, फ्रॉडस्टर ने, वो 4-6 दिन में सारा पैसा निकाल के अकाउंट क्लोज कर देगा, नंबर बंद कर देगा, मेल डीएक्टिवेट कर देगा, फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही वो कंसेप्ट है जिससे आप सावधानी जरूर बरतें, अपनी तरफ से बरतें। आप नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास के किसी बैंक में चले जाएं, उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे,
वो सिबिल पे वो करके लॉगिन करके आपके किसी भी लोन के बारे में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।